हेलो दोस्तों, स्वागत है यू कैंपस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले तो हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे आप लोगों से। उसके बाद हम लोग मूलतः ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये रिवाइज्ड सिलेबस है, कुछ टॉपिक इसमें से रिड्यूस हुई हैं। और उसके साथ साथ हम लोग एक इसके कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट सीखेंगे और उसके साथ ही साथ कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्लासेस को लेकर हम लोगों ने ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सोमवार से जब विश्वविद्यालय चलेगा और विभिन्न विभागों में उसके टाइम टेबल भी आ गए थे कि किस एफसीआई बिल्डिंग के किस रूम में क्लासेस चलेंगी। लेकिन एक सप्ताह पूर्ण रूप से बीत चुका, अभी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के संचालन के बारे में कोई भी औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिसमें से निश्चित तौर पे आप लोग अभी एक भी क्लास लेने में असफल रहे होंगे। इस क्रम में फिर अगले सोमवार को हम लोग कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे कि आप लोगों की क्लासेस चलनी शुरू हो। लेकिन साथ ही साथ आप लोग ये मान के चलिए अभी कि आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन चलना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। जिस तरीके से हर विश्वविद्यालयों की ये हाल है, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग, समझ नहीं आता। लेकिन हम लोग कोशिश यही करेंगे कि चले क्लासेस। नहीं भी चलती है तो हम लोग पहले, अब उसमें से हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम तो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन आप लोग को करना क्या है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग अभी अभी साइंस बैकग्राउंड से आर्ट बैकग्राउंड में आए होंगे और उसके साथ साथ बिना पढ़े बिना पढ़ाए पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों में उसमें भी मैक्सिमम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम चैनल पे ज्योग्राफी के पिछले सभी सालों के पेपर का सॉल्यूशन क्वेश्चन विद आंसर, उसका मैं फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप लोगों को ज्योग्राफी के भी हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे। बाकी हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे टॉपिक के नोट्स वहाँ पे पढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बात रही आपसे रिलेटेड, मतलब आपके सिलेबस, आपके मतलब एक महत्वपूर्ण सूचना के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं मूलतः सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और कैसे पढ़ा जाए और कैसे चीज़ों को सीखी जाए। देखिए, सबसे पहले बात को समझिएगा। आप लोगों में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, हमने पहले भी बताया था कि आप लोगों के टोटल 3 पेपर होते हैं। टोटल 3 पेपर होते हैं दोस्तों। पहला पेपर फिजिकल ज्योग्राफी का होता है, दूसरा पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है और तीसरा पेपर होता है आपका प्रैक्टिकल। तीनों 50-50 नंबर के होते हैं और फाइनली आपको 150 मार्क्स मिलते हैं। 150 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है। और उसी क्रम में फिजिकल ज्योग्राफी में 4 यूनिट हैं। हर यूनिट में से एक एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 32 नंबर का। उसके बाद फिर टिप्पणी लिखनी होती है 60 में। ठीक है, पहला टिप्पणी होती है, फिर 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में होगा। 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन करना होगा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल का पेपर देख रखा होगा। इसके लिए रिकमेंडेड बुक, बिना सोचे आप लोगों को शविंदर सिंह की बुक लेनी है, चाहे आप हिंदी माध्यम में हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो। बिना सोचे, एटलीस्ट सबसे पहले, सबसे बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई ये किताब है शविंदर सिंह सर की, आप लोग उसको परचेज़ कर लीजिए बिना सोचे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं सिलेबस बता ही रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जो बच्चे, जो हमारे छोटे भाई ये साइंस बैकग्राउंड से आए हैं और ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट लिए हैं, उनमें अगर सबसे पहले हम लोग दोस्तों आप लोगों से बात करें कि ज्योग्राफी है क्या। सबसे पहले आप लोग ज्योग्राफी है क्या, व्हाट इज जियोग्राफी की बात करें दोस्तों। जियोग्राफी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है ना। अगर इसका लैटिन वर्ड देखेंगे, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। लेकिन प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही नैरो डिफिनेशन है, ये बहुत समय पहले की दी हुई डिफिनेशन है कि अर्थ का सिर्फ डिस्क्रिप्शन करना, अर्थ का सिर्फ वर्णन करना ही ज्योग्राफी नहीं होती। अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे की एक्चुअल में ज्योग्राफी है क्या। उसके साथ साथ आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण बात 2 सेकंड में आप लोगों के लिए बता दूं। आप लोग एक और चीज़ समझ जाइए कि जियोलॉजी होता है एक, एक होता है जियोग्राफी। जिन लोगों का जियोलॉजी है और जिन लोगों को ज्योग्राफी है, उसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। जियोलॉजी का डिपार्टमेंट साइंस फैकल्टी में ही है और जियोग्राफी तो आप लोग जानते हैं कितनी इतनी क्रेज वाली सब्जेक्ट है। देखिए, जियोलॉजी का मतलब होता है, इसमें भी जियो का मतलब होता है अर्थ और इसमें लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना।
और वहाँ पे जियोग्राफी का मतलब था उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन करना। क्या अंतर है आप लोग, हम बता ही दे रहे हैं। देखिए तो जो लॉजी का मतलब स्टडी करने का मतलब होता है, जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी की स्टडी करना। तो इसका मतलब जो अर्थ है दोस्तों, जो अर्थ है सिर्फ अर्थ के 12 किलोमीटर अंदर तक की उसके अर्थ क्रस्ट और ये कोर की अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। वहीं ज्योग्राफी में हम लोग उसके साथ साथ अर्थ क्रस्ट के साथ साथ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, उसके साथ साथ हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर और बहुत ब्रॉड स्तर पे अध्ययन करते हैं। तो जियोलॉजी का मतलब समझ गए, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में अंतर समझ गए क्या होता है अंतर। जियोलॉजी का मतलब होता है उसका स्टडी करना बेसिकली, और जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ का डिस्क्रिप्शन। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे जैसे लोगों के नॉलेज बढ़े और उसको इसको बस अर्थ से ना जोड़कर इन्वायरमेंट से भी जोड़ के देखा जाने लगा। इन्वायरमेंट के साथ साथ फिर आपको हाइड्रोस्फीयर की एक नई ब्रांच उत्पत्ति हुई। फिर जैसे जैसे लोगों को ज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे लोगों को समझने की तकनीकी बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, नॉलेज बढ़ा, तो फिर ये डिफिनेशन भी हल्की रह गई। और तब ये बात इस स्तर तक पहुंच गई कि जब ज्योग्राफी को जब तक मानव से ना जोड़ के देखा जाए तो फिर क्या कैसी ज्योग्राफी होगी। तो फिर यहाँ से एक नई ब्रांच निकलती है ह्यूमन ज्योग्राफी की और एक फिजिकल ज्योग्राफी। दैट इज़ द टू मेन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण और मेन ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी की। उसके देखिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप लोग स्पीड को 1.5 पे करके 2 पे करके ज़रूर सुनिएगा। बातों को सुनने से बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करने वाली हैं। आप लोग बस सुनते रहिए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो। ठीक है, अब लोग हम लोग देखते हैं पहले हल्का सा सिलेबस। देखिए आपकी 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट बेसिकली लिथोस्फीयर से है, यानी कि आपका अर्थ, जो आपकी अर्थ के बारे में पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको कॉमन क्वेश्चन और मतलब आपको मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ मतलब फिजिकल ज्योग्राफी है क्या, फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग जब पढ़ेंगे सविंदर सिंह की बुक में ही, तो मतलब पृथ्वी के साथ साथ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का और बायोस्फीयर का अध्ययन करना आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ आपकी ये पहली टॉपिक रहेगी। और दूसरी टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे द अर्थ थ्योरीज, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आप लोग कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को कांट की थ्योरी, इसके पहले लाप्लास की भी थ्योरी हुआ करती थी, अब की बार वो रिड्यूस हो गई है। उसके साथ जेम्स जीन की है और जेफरी की थी, जेफरी की इस बार रिड्यूस हुई है, मतलब 2 थ्योरी रिड्यूस हुई हैं, 2 थ्योरी रह गई हैं। इन 4 थ्योरी में से पहले हर साल एक प्रश्न आता है, तो अब की बार तो 2 हटी गई। अब इन 2 में से ही आपका 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना तय हो गया है। तो आप लोग ये कांट की, इमैनुअल कांट की और जेम्स जीन की थ्योरी अच्छी से देख लेंगे। इसका हम डिटेल वीडियो बना देंगे इसके आने वाले क्रम में, और आप लोगों को समझा देंगे कि एक्चुअल में है क्या ये दोनों थ्योरीज ओरिजिन ऑफ अर्थ के संबंध में। ठीक है दोस्तों, ये 2 थ्योरी फिक्स हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर आना ही है, आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। फिर इंटायर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के कोर, मेंटिल, उस सब का अध्ययन करना है। अर्थ मूवमेंट, मतलब जो पृथ्वी की गति है। इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब अंतर्जात और बहिर्जात बल, जिसमें आप लोग एरोजन, अपक्षय, अपर्दन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी एंड अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में पढ़ना है। रॉक्स के बारे में पढ़ना है, वेदरिंग के बारे में पढ़ना है। लैंड फार्म्ड बाय रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। ये आपकी पहली यूनिट है दोस्त। इस पहली यूनिट में यहाँ तक जेम्स जीन तक ही ये क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी नीचे का जो बचा होगा उससे आएगा, आपको करना एक ही है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग बात को समझ रहे होंगे गहराई से। ठीक है, उसके बाद आपका जो यूनिट दूसरा है वो एटमॉस्फेयर है, मतलब मूलतः एटमॉस्फेयर का मतलब मूलतः वायुमंडल से संबंधित है, एटमॉस्फेयर से संबंधित है। इसमें देखिए पहला था स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल तो है बट आप लोग समझ पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की संरचना और उसका कंपोजिशन क्या है। इंसोलेशन, सूर्यातप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बारे में पढ़ना है आपको। कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, ये सब इक्वेटोरियल, मानसून एंड मेडिटेरेनियन टाइप्स, ये मतलब जो क्लाइमेट के टाइप है उसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 आपकी फिर क्या है, एटमॉस्फेयर। यूनिट 3 आपकी हाइड्रोस्फीयर है, जिसमें आपको डेप्थ जोन, ओशन बॉटम रिलीफ एंड अटलांटिक एंड इंडियन ओशन
हैं, सैलिनिटी, टाइड्स, ओशन करेंट्स एंड कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ना है। इसमें से बहुत सारी टॉपिक रिड्यूस हुई हैं। उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट बचती है यूनिट 4, जिसमें आपका बायोस्फीयर, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। इसे आप लोग आराम से पढ़ डालेंगे बिना सोचे। सबसे पहले इसी को हम कहेंगे पढ़ डालिए आप लोग, जो आपको बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, शुरू से ही पढ़े होंगे, जैसे बायोस्फीयर के बारे में, है ना, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। उसके बाद बायोस्फीयर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। ये चीज़ आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, टेक्निकल बस ये वाला थोड़ा एटमॉस्फेयर वाला है। उसके बाद से थोड़ा समझने में कठिनाई हाइड्रोस्फीयर में भी होगी, और इसमें तो फिक्स है, इसी दो थ्योरी में से आ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चीज़ें कवर हो जाएँ बहुत आसानी तरीके से। इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये रहा बेसिकली पहला पेपर के बारे में, ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर के बारे में। अब हम लोग बात करें पेपर 2 के बारे में। देखिए पेपर 2 आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोगों को बता दूं, ये टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों। ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं है समझना, आप बोर हो जाएंगे, बट आपको पढ़ना है। इसके लिए बुक हमने बताई थी, आप माजिद हुसैन की भी बुक ले सकते हैं। माजिद हुसैन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है। उसके साथ साथ अगर आप इसके अलावा एस डी मौर्य को भी प्रेफर कर सकते हैं। एस डी मौर्य की भी आती है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दोनों कवर हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ अगर आप माजिद हुसैन सर की 5th एडिशन लेते हैं तो उसमें भी ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। इसमें 2 यूनिट ह्यूमन ज्योग्राफी की हैं और लास्ट वाली 2 यूनिट इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। बात को बड़ी गहराई से समझिएगा दोस्तों। हमने आपको बताया, हमने आपको पहले ही बताया कि ज्योग्राफी की 2 ब्रांच निकली मूलतः, एक फिजिकल ज्योग्राफी एंड अनदर इज द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी दोस्तों क्या है कि हमने आपको बताया कि जो मानव है, मानव को उसके पर्यावरण से जोड़ के देखना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड इट्स सराउंडिंग। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब इसके जो पर्यावरण घिरे हुए हैं, इसको मानव के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के देखना, इसका अध्ययन करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। सबसे पहला यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे कि नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मतलब मानव और पर्यावरण का रिलेशनशिप, मूलतः यही होता ही है ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसके साथ डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म, ये 3 आपको थ्योरीज पढ़नी होती हैं दोस्तों। 3 थ्योरीज पढ़नी होती हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है 8 नंबर का। बस मेरी बात 2 मिनट सुनिएगा ध्यान से, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। आपको डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म का एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे बुक से तो आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में काम करेंगी। देखिए डिटर्मिनिज्म क्या है, हम लोग पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी की इस दोनों यूनिट में बात क्या करेंगे मूलतः कि एक मैन है और एक इन्वायरमेंट है, इन्हीं दोनों का क्या रिलेशनशिप है, इन्हीं की बात करना ही दोस्तों क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये जो मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, इसमें आपको 3 अप्रोच पढ़नी है। इसको कैसे समझा जाए कि मैन का अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, इसी को मतलब इसी का एक्सप्लेन करने के लिए 3 अप्रोच हैं। एक डिटर्मिनिज्म है, एक पॉसिबिलिज्म है, एक नियो डिटर्मिनिज्म है। दोस्तों डिटर्मिनिज्म कहता है, डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, इसको हिंदी में निश्चयवाद भी कहते हैं। डिटर्मिनिज्म कहता है कि जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, जो पर्यावरण है वो सेंटर में है और ये पर्यावरण मानव को नियंत्रित करता है। इसमें आपको उदाहरण देंगे, बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में मिलेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो जो मैं एकदम सारांश बता रहा हूँ, इसका कंक्लूजन बता रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंट सेंटर्ड होता है और वो मानव की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन वही पॉसिबिलिज्म में कहेंगे कि मैन सेंटर में है और वो अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने नॉलेज से इन्वायरमेंट को नियंत्रित करता है। ये कहेंगे पॉसिबिलिज्म अप्रोच को मानने वाले। जैसे आप लोग वाइडल डी लाप्लास का नाम सुनेंगे, ये सारे लोग डिटर्मिनिज्म को मानते थे। जैसे आप लोग इधर आएंगे तो नए नए जोग्राफर आएंगे, भूगोलवेता आएंगे, जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ये आप लोग बुक में पढ़ेंगे, हमने भी पढ़े, बहुत दिन हुआ है, हम अभी देखे भी नहीं है, बस सीधे आप लोगों को जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में है वही आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके बाद आएगा नियो डिटर्मिनिज्म। ये एक रिसेंट अप्रोच आएगी और ये कहती है, अगर आप लोग वेन डायग्राम से समझ पाएँ तो ये कहती है कि दोनों बात गलत है। ये इसमें एक जो है बैलेंस्ड फार्म होता है, ना मैन सिर्फ इन्वायरमेंट को नियंत्रित करता है और ना इन्वायरमेंट ही
इन्वायरमेंट ही मैन को नियंत्रित करता है। ये दोनों का मिला हुआ फॉर्म होता है। इसमें आपको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म करके एक अप्रोच मिलेगी, एक तथ्य मिलेगा, एक स्टेटमेंट मिलेगा, जिसका अर्थ ये है कि जैसे आप किसी चौराहे पे बत्ती लगी हुई है, मान लीजिए अगर आप कहीं पे भी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो बत्ती आपके विकास को रोक सकती है, आपकी गति को धीमी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी गति को पूरा रोक देगी। बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। इन्होंने कहा कि जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, जब आप लोग पढ़ेंगे तब ये सारी बातें अगर आप एक बार सुनने रहेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेंगे। इन्होंने कहा कि जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है वो जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो हमारी गति को धीमी कर सकती हैं, हमें रोक सकती हैं, लेकिन हमारे विकास को या हमें परमानेंट नहीं रोक सकती हैं, कुछ समय के लिए रोक सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि एक तरफ मैन है, एक तरफ इन्वायरमेंट है, और इन दोनों का संतुलित फॉर्म है, ये अप्रोच है नियो डिटर्मिनिज्म की। बात को समझ गए तीनों अप्रोच के। बुक से देख के नोट्स बना लेंगे तीनों को। इसी तीनों में से एक प्रश्न 8 नंबर का आना है, नेचर स्कोप एंड, इससे आपकी टिप्पणी आ जाएगी। उसके साथ साथ फिर आपको 3 अप्रोच और पढ़नी है, 4 अप्रोच पढ़नी है बेसिकली। एक इकोलॉजिकल अप्रोच है, एक स्पेशियल अप्रोच है, और एक बिहेवियरल अप्रोच है, और चौथी वेलफेयर अप्रोच है। ये आपको 4 अप्रोच पढ़नी है। ये इतना पहला यूनिट 1 हो गया। टफ तो ज़रूर है दोस्तों। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं माजिद हुसैन सर की किताब 6 बार पढ़ा हूँ, 6 बार पढ़ चुका हूँ। उसके बाद भी अभी भी पढ़ने पे लगता है कि कितना बोरिंग टाइप का है, कि समझ नहीं आता, हर बार नए वर्ड मिलेंगे। तो आप लोग अगर अभी ना समझ पाएँ तो SD मौर्य ले लेंगे, पहले ही जोश में आके, ये नहीं कि माजिद हुसैन ले ले फिर लैंग्वेज समझ ना आए तो फिर परेशान हो जाइएगा। अभी जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, आर्ट से रहे हैं, वो लोग तो ले लेंगे माजिद हुसैन, लेकिन जो लोग उसके अलावा साइंस बैकग्राउंड के, वो लोग SD मौर्य को प्रेफर करें पहले। उसकी भाषा आसान है, उसमें बहुत सरल शब्दों में समझाया, वो लोग आसानी से वहाँ से समझ सकते हैं। बात करें दोस्तों यूनिट दूसरी पे, तो यूनिट दूसरी जो है आपको इसमें इसमें जो बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये टॉपिक भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से कवर कर पाएंगे। इसमें देखिए पहले पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ना, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे चीन में ज़्यादा है, कितनी जनसंख्या है, भारत में कैसी है, उसका माइग्रेशन क्या होता है, मतलब प्रवासन क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई आदमी छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसे, उसको वहाँ की मतलब सरकार उसको कैसे डेवलप, कैसे मेंटेन करेगी, वहाँ के पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ इसको इम्पैक्ट करेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रॉब्लम्स एंड रेसेस के बारे में पढ़ना है, मतलब रेसेस क्या होते हैं, प्रजातियाँ क्या होती हैं, एंड ट्रिप्स क्या होते हैं। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ये वस्ती पढ़ना है, रूरल एंड अर्बन। फंक्शनल टाइप एंड पैटर्न एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, सेटलमेंट के बारे में। मतलब यूनिट 2 में मूलतः मोटे तौर पर 2 टॉपिक पढ़नी, एक पॉपुलेशन और दूसरी सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट 2 है। देखिए इसमें से भी आप लोग माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरी सेटलमेंट वाला आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो 2 टॉपिक हैं, जो 2 यूनिट हैं, यूनिट 3 एंड 4, ये बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, ये आपके पार्ट हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। अगर आप लोग SD मौर्य की बुक लेंगे तो उसमें मानव एवं आर्थिक भूगोल करके ही बुक आती है, तो आप लोगों को एक अलग से आर्थिक भूगोल की बुक नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर माजिद हुसैन में भी आप लोग फिफ्थ एडिशन लेते हैं तो उसमें भी ये सारी यूनिट मिल जाएंगी आपको। अब देखिए इसमें क्या है कि टाइप ऑफ फार्मिंग है, मतलब खेती का प्रकार। फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ वर्ल्ड, यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इसी से हर साल प्रश्न आता है कि जो एग्रीकल्चर रीजन ऑफ वर्ल्ड हैं, जो विश्व के कृषि प्रदेश हैं, उसके बारे में आपको वर्णन करना है कि कितने भागों में बांटा गया है। सबसे इसके महत्वपूर्ण विभाजन इसका विटेल्सी ने किया था। इन्होंने 14 कृषि प्रदेशों में बांटा हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ये रहा है विभाजन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन, स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल एंड फिशिंग, मेजर ओशियानिक रेल रूट्स, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ना है। लेकिन आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही पहली है, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन आयरन कोल को भी मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का चौथा एक छोटा सा टॉपिक 4 यूनिट पढ़ना होता है, कल्चरल एंड सोशल प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन, सोशल ग्रुप, मेजर कल्चरल रिल्म्स, ये यूनिट 4 का है। तो ये टोटल ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का 50 नंबर का पेपर होगा। आप लोग स्पीड बढ़ा के ज़रूर देखिएगा पूरा।
एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। चाहे आप लोग मेन कैंपस होंगे, चाहे आप क्रेडिट कॉलेज के लिए होंगे, दोनों के लिए सिलेबस सेम है। इसके बाद तीसरी यूनिट पे बात करें दोस्तों, आपका जो तीसरा पेपर होगा वो बेसिकली प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का क्या स्वरूप है दोस्तों, आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे। प्रैक्टिकल के लिए सेक्शन ए में आपका 15 मार्क्स का होता है। पहले आपको कुछ इसमें ध्यान से पहले देखिए, इसको मैं आप लोगों को 2 सेक्शन में बांट के दिखा रहा हूँ। इसको मैं आप लोगों को 2 सेक्शन में बांट के समझा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे एक सेक्शन आप लोग इसमें देखिए, पहले तो आपका 30 नंबर का एक पेपर होगा, लिखित पेपर होगा। जैसे एग्जामिनेशन होता है वैसे ये लिखित पेपर होगा, ये होगा 30 नंबर का। ये 30 नंबर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पे ही सारा इवेल्युएशन आपका हो जाता है। 50 नंबर में 30 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टॉपिक सारी हैं इसी टॉपिक से आपको प्रश्न आएंगे। इसका भी पिछले साल का पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास पिछले साल का पेपर है मेरा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि इस 30 नंबर पेपर का क्या स्वरूप होता है, क्योंकि ये अलग से नहीं मिलता है ना, अलग से इसका जो है वो रहता है, लेकिन वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये 30 नंबर ही सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बुक जो है, बुक मेरे दिमाग में देखिए है नहीं राइटर का नाम इस समय, मैं उसका उसका भी आपको टेलीग्राम चैनल पे बुक का फ़ोटो भेज दूंगा और राइटर का नाम भी बता दूंगा। तो आप लोग वहाँ से पढ़ के आप लोग जैसे देखिए, लाइन बार, सर्कुलर ग्राफ, कंपाउंड बार, ये सबसे प्रश्न आते हैं। ये सबसे प्रश्न आएंगे 10-10 नंबर के, 10-10 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। और ये 30 नंबर ही आपको प्रैक्टिकल का मूल है, प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा। और उसके बाद आपको अगर हम दूसरे पार्ट में बात करें, आपको अब 20 नंबर के लिए आपको 3 स्टेप करने होते हैं। पहला आपको एक फील्ड सर्वे करना होता है, बेसिकली प्लेन टेबल सर्वे करना होता है। इसमें आपको मैप बनाना होता है। हम लोगों के समय में मैप 3 मेथड से बनवा रहे थे, एक रेडियल था, एक इंटरसेक्शन था और एक रिसेक्शन था। अब की बार आप लोगों के लिए रिसेक्शन हटा दिए हैं, बस रेडियल और इंटरसेक्शन मेथड से आप लोगों को क्या करना है, प्लेन टेबल सर्वे करना है और मैप का प्रोजेक्शन बनाना है। ये आप लोग फील्ड में जाएंगे, बाकायदा आपको प्लेन टेबल मिलेगा, बहुत सारे उसके इक्विपमेंट मिलेंगे, और उसके साथ साथ आप लोग सर्वे करके मैप कैसे बनता है आप लोग प्रैक्टिकली करके बताएंगे। और जब सर्वे होगा, जब एग्जामिनर आते हैं, जैसे प्रोफेसर शविंद्र सिंह ही आते हैं वाइबा लेने के लिए, उसमें आपको फिर 5 नंबर का वाइबा होता है और 5 नंबर का लैब वर्क होता है। इस देखिए, जो 5 नंबर का है इसका कोई बहुत मतलब है नहीं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ये वाइबा ज़्यादा नंबर, फर्स्ट ईयर में बस ये मतलब एक कोटा पूर्ति का है। तो 5 नंबर का वाइबा है तो उसमें 3 नंबर 4 नंबर सबको मिलना ही है, ये कुछ मैटर नहीं करेगा। इसका भी आप लोगों को 10 के ग्रुप में बनाना होता है, तो इसमें भी काम चल जाता है, 10 के ग्रुप में कोई ना कोई जानता ही है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, ये थ्योरी ही आपको प्रैक्टिकल में 50 में से दिलाएगी अच्छे मार्क्स। तो आप लोग बुक खरीद के ये थ्योरी देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि वाइबा का क्या इंपॉर्टेंस और लैब वर्क बेस्ड, और ये आपका सर्वे आप लोग जाके वहाँ पे कर लेंगे, या फिर मैं भी रहूँगा उस समय ग्राउंड पे, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा ये चीज़ें अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में किया हुआ था, टाइम दिया हुआ था इस पर, जब ये चल रहा था प्रैक्टिकल। तो ये रहा आपका प्रैक्टिकल का पेपर। प्रैक्टिकल का पेपर भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पिछले साल का मैं ढूंढ के वहाँ पे डाल दूंगा। और बुक का भी, थर्ड पेपर की बुक की, मतलब प्रैक्टिकल की बुक की भी फ़ोटो आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बड़े भाई की तरह प्यार और सम्मान देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग भैया करके कोई सवाल पूछते हैं, और मुझे लगता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, जो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों।